नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने वर्चुअल गैराज कार ब्रो में। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और आज का वीडियो स्पेशली मैं उन लोग के लिए बनाना चाहता हूं जो स्कोडा की स्लाविया या फिर फोक्सवैगन वर्टस ये कार्स परचेस करना चाहते हैं या फिर परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने स्कोडा स्लाविया परचेस की थी और मैंने लगभग इसको 4000 किलोमीटर चला भी लिया है। और मैं 3 महीने इसीलिए वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इस कार को ड्राइव कर रहा हूँ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पे। और जितनी टेस्टिंग करनी थी सारी टेस्टिंग करके हो चुकी है। अब आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ इसका एक रियल ओनरशिप रिव्यू। तो जो भी स्कोडा स्लाविया या फिर फोक्सवैगन वर्टस परचेस करना चाहते हैं क्विकली इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरुआत करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। तो जब भी मैं स्कोडा स्लाविया या फिर वीडब्ल्यू वर्टस का नाम लेता हूँ तो कुछ चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंटली आपके सामने आपने बहुत बार सुनी होगी। उसमें से सबसे पहला इशू है ईपीसी एरर और एसी इशू। और 2-3 इश्यूज है जो कि इन गाड़ियों को लेके अक्सर कहा जाता है, डिस्कस किया जाता है। तो आज हम देखेंगे क्या ये जेन्युइनली इन गाड़ियों में आज की डेट में इशू है या नहीं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो भी मैक्सिमम इश्यूज हाईलाइट किए गए थे यूज़र की तरफ से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, फेसबुक या फिर डिफरेंट फोरम्स पे। तो उसको मैंने जॉट डाउन किया है जो कि मैक्सिमम डिस्कस किए गए हैं। तो इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट इशू था वो था ईपीसी एरर। तो ईपीसी एरर जो है, जब ये गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी बैक इन 2021 के आसपास ये गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी वीडब्ल्यू वर्टस और स्कोडा स्लाविया। बाय द वे मैं अभी जिस कार में बैठा हूँ दिस इज द न्यू स्कोडा स्लाविया। मैंने रिसेंटली परचेस की है 1-2 महीने पहले। तो ये जो ईपीसी एरर था जब ये गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी, जो फर्स्ट लॉट की कार्स थी उसमें डेफिनेटली ये इश्यूज था। और इस हद तक था कि मैं कह सकता हूँ कि 10 में से 4 गाड़ियों में ओनर्स ने इस इशू को फेस किया है, जो कि बाद में रिजॉल्व भी किया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी के रिसेंट जो मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं 2023-24 की, तो इसमें ये इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद इस गाड़ी को ओन करता हूँ और भी मैंने 10-15 लोगों से चेक किया है जिन लोगों ने 2023 के बाद गाड़ियां परचेस की थी। दोनों भी स्लाविया हो या फिर वर्टस हो, दोनों में भी ये इशू बिल्कुल भी पाया नहीं गया है और ओनर्स इस चीज़ को लेके काफ़ी हैप्पी है। तो कंक्लूजन है कि ईपीसी एरर रिसेंटली अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इन गाड़ियों में बिल्कुल नहीं है। तो आप विद पीस ऑफ माइंड ये गाड़ियां परचेस कर सकते हो। इसका दूसरा इशू था जो राइट साइड का जो ड्राइवर साइड का जो विंडो है उसमें वन टच अप एंड डाउन दिया है। तो ये कभी कभी एरर देता है, कभी कभी वन टच अप एंड डाउन नहीं होता। तो ये इशू काफ़ी हद तक सही है। इनफैक्ट जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ ये रिसेंटली 2024 मैन्युफैक्चर्ड कार है और इसमें भी प्रोमिनेंटली इशू को मैं फेस करता हूँ। विंडो कंप्लीटली अप एंड डाउन में कोई इशू नहीं है, कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक इशू नहीं है। लेकिन जो वन टच अप एंड डाउन का जो फंक्शन है वो कभी कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है। तो ये सवाल आपसे है, ये इशू क्या आपके लिए डील ब्रेकर हो सकता है? क्योंकि कितने व्हीकल्स ये प्राइस रेंज में आपको वन टच अप एंड डाउन दे रहे हैं? क्योंकि विंडो में वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन वन टच अप एंड डाउन अगर आपको चाहिए तो ये गाड़ी में प्रॉब्लम है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। और ये मेरे साथ ही नहीं, मैंने जितने भी ओनर से चेक किया है, जितने भी ओनर से मैंने चेक किया है, सभी को ये प्रॉब्लम इन कार्स में आता है, स्पेशली ड्राइवर साइड विंडो में। इसके अलावा बाकी किसी पावर विंडो का कोई इशू नहीं है, सिर्फ ऑटो वन टच अप एंड डाउन का इशू इन गाड़ियों में है। तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं गाड़ी लेने से पहले। जो अब तक हमने 2 इश्यूज डिस्कस किए, ईपीसी और वन टच अप एंड डाउन विंडो वाला, ये डील ब्रेकर तो नहीं है। आप इन इश्यूज को लेके गाड़ी परचेस करना कंप्लीटली स्किप नहीं कर सकते हो। ये छोटे मोटे माइनर इश्यूज जो हर एक हर एक गाड़ियों में आता ही है। उसके बाद जो तीसरा था, जो इनमें 1 लीटर का इंजन है स्लाविया या फिर वर्टस में, तो 1 लीटर इंजन में ये नोटिस किया गया है कि इसका नॉइज़ बहुत ज़्यादा है 3 सिलेंडर का। क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है, नेचुरली इसका नॉइज़ ज़्यादा आना ही है। लेकिन क्या ये दूसरे मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा है? तो नहीं। आप किसी भी कंपनी का 3 सिलेंडर इंजन लोगे तो आपको हल्का सा ज़्यादा नॉइज़ आपको फेस करना ही पड़ेगा। सेम स्लाविया या फिर वर्टस के साथ में भी है। जहाँ तक मैं बात करूँ नॉइज़ की, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है। जो गाड़ी का साइज़ है, जितने बड़े साइज़ की ये गाड़ी है, जो इसका ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस है,
उसके चलते जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो नॉइज़ है इस गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मैं सेडान परचेस कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही साइलेंट इंजन चाहिए, तो फिर शायद आपको इस गाड़ी के नॉइज़ से प्रॉब्लम आ सकता है लोअर गियर्स पे। लेकिन जैसे गाड़ी तीसरे गियर के ऊपर जाती है तो आपको ये नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद गाड़ी बहुत ही साइलेंटली क्रूज़ करती है और आपको इंसुलेशन को लेके या फिर नॉइज़ को लेके कोई भी प्रॉब्लम इस गाड़ी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिटी में चलाते हो लोअर गियर्स में फर्स्ट एंड सेकंड में, तो आपको इस नॉइज़ को थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि ये 3 सिलेंडर नॉइज़ क्या आपके लिए डील ब्रेकर है। अगर वैसा है तो आप थोड़ा बजट बढ़ा के 1.5 की तरफ जा सकते हो, जिसमें ये इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। वो 4 सिलेंडर इंजन है, इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है, इंसुलेशन खैर इस गाड़ी का भी अच्छा है, लेकिन जो 3 सिलेंडर का नॉइज़ है वो आपको 1 लीटर पे मिलेगा। इसको मैं इश्यू नहीं कह सकता हूँ, ये नेचर है 3 सिलेंडर का, जो कि आपको हर एक कंपनी की कार में फेस करना ही पड़ेगा, इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन है नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपका नॉइज़ कुछ हद तक कम किया जाए, तो आपको कंपनी की तरफ से एक इंसुलेशन पैड मिलता है। कुछ 650-700 का पैड है, उसको आप लगा सकते हो कंपनी के थ्रू ही। जब आप गाड़ी परचेस करने वाले हो, आपको एक्सेसरी में मिल जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक आपके नॉइज़ को कम करता है। उसके बाद चौथा एक प्रॉब्लम कुछ लोगों ने फेस किया था कि इसमें रोड नॉइज़ का भी इशू है। तो मैं विथ कॉन्फिडेंस कहना चाहता हूँ कि मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट अलग-अलग जगह पे मैंने गाड़ी ट्राई की है, अलग-अलग तरीके की मैंने रोड पे ड्राइव किया है। तो इसमें रोड नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई इंसुलेशन का इश्यू है। इसमें इश्यू सिर्फ़ 3 सिलेंडर का आता है, वो भी सिर्फ़ लोअर गियर्स पे। गाड़ी बहुत ही साइलेंट है अंदर से, इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है। आप इसे कंपेयर करोगे अपने सेगमेंट के दूसरी गाड़ियों से, तो इसका इंसुलेशन काफ़ी अच्छा और काफ़ी आपको प्रीमियम सा फ़ील देता है। तो ये इश्यू इसमें मैंने तो नोटिस नहीं किया। उसके बाद पाँचवा और सबसे बड़ा इशू इन गाड़ियों को लेके हमेशा बोला जाता है, वो है इन गाड़ियों का एसी का इशू। इसमें मैं 100% आपको कहना चाहूँगा, इस गाड़ी में एसी का इशू बहुत ज़्यादा है। आप इसके लोअर सेगमेंट से भी कंपेयर करोगे या फिर इसके साथ वाले सेगमेंट से कंपेयर करोगे, जो गाड़ियों का एसी का कूलिंग है, वो इससे काफ़ी अच्छा है। अगर आप रहते हो मुंबई जैसी जगह पे या फिर जहाँ पे हीट बहुत ही ज़्यादा है, या फिर आपकी गाड़ी ओपन ग्राउंड्स पे रहती है जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा, हीट में गाड़ी एक्सपोज होती है, तो आपको एसी कूलिंग का इशू हमेशा ही आने वाला है। तो ये आपके लिए डील ब्रेकर हो सकता है। मैं ऑलमोस्ट 1 महीना में उडुपी, मैंगलोर जो कर्नाटका में कोस्टल एरिया है वहाँ पे मैं था, और मुझे ये इशू हर दिन फेस करना पड़ा था। ये गाड़ी कूल होने के लिए कम से कम 1-2 मिनट तो लेती ही लेती है, तब तक आपकी हालत एकदम पतली हो जाती है पसीने से। तो एसी कूलिंग का इशू है, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है, जो स्कोडा वीडब्ल्यू का जो रेपुटेशन है, वो एसी के कारण डेफ़िनेटली ख़राब हो चुका है इनफैक्ट, और जब तक ये इसको अपडेट नहीं करेंगे, तब तक ये परेशानी गाड़ियों में रहने वाली है। खैर मैंने सुना है कि फर्स्ट सर्विस के बाद कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करके एसी इशू रिज़ॉल्व किया गया है, बट मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। अभी के लिए मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो इसमें एसी कूलिंग का बहुत बड़ा इशू है, और ये डील ब्रेकर भी बन सकता है। अगर आप रहते हो हिमाचल में या फिर अगर आप रहते हो पुणे में, महाबलेश्वर में, तो आपको एसी का उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी है, वहाँ पे आपको इसका प्रॉब्लम आने ही वाला है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ कंसिडर करना आपके लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद जो अगला इशू है, इसमें ब्रेक रिलीज़ नॉइज़ का इशू आता है ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में। मैंने एक्चुअली इशू सारे लिख के रखे, इसलिए मैं बार-बार नीचे देख रहा हूँ। एक बुक में मैंने लिख लिया है। तो ब्रेक रिलीज़ का जो इशू है, ये इशू भी इस गाड़ी में है। स्पेशली जब आप रिवर्स लेते हो और आप ब्रेक रिलीज़ करते हो, तो गाड़ी एक एबनॉर्मल तरीके से वाइब्रेट करती है। ये सिर्फ़ 3 महीने पुरानी गाड़ी है, मैंने इसमें भी इशू फेस किया है। और क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही एग्रेसिव है, मैं स्पेसिफिकली 1 लीटर इंजन की बात कर रहा हूँ। ये इशू 1.5 में उतना नहीं है, बट 1 लीटर में है। इसकी ट्यूनिंग वैसे की गई है, आप जैसे ही ब्रेक पैडल से अपना पैर रिलीज़ करते हो, एकदम गाड़ी एग्रेसिवली मूव होती है। सिमिलरली रिवर्स में भी बहुत ही एग्रेसिवली मूव होती है। तो इस ओवरऑल बिहेवियर की वजह से, ट्यूनिंग की वजह से ब्रेक नॉइज़ इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा है, और आपको बहुत अच्छे से फ़ील होगा। गाड़ी का इंसुलेशन अच्छा है, लेकिन आप जब स्टार्टिंग में गाड़ी निकालते हो बाहर, जब ब्रेक रिलीज़ करते हो, तब ये नॉइज़ आपको थोड़ा बहुत एनॉय कर सकता है। ये हाईवे पे फ़ील नहीं होगा, हाईवे पे ब्रेकिंग का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप गाड़ी पार्किंग से निकालते हो, तब आपको थोड़ा-सा इसका नॉइज़ झेलना पड़ेगा। खैर जो ऑटोमेटिक जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इवन प्रीमियम सेगमेंट में भी, उसमें भी गाड़ी का नॉइज़ आता है, लेकिन स्कोडा स्लाविया और वीडब्ल्यू वर्टस 1 लीटर इंजन में ये नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपके दोस्तों को आप गाड़ी में बिठाते हो,
तो थोड़ा फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा-सा स्पॉइल हो सकता है, तो ये चीज़ आप प्लीज़ कंसिडर करना। लेकिन आई डोंट थिंक ये डील ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि ये तो टेक्निकल इश्यू हर गाड़ियों में रहता है, इस गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा है। उस इश्यू को अगर आपने छोड़ा तो हाईवे पे ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। ये सिर्फ़ पार्किंग से गाड़ी निकालने तक का ही इश्यू है, बट इश्यू बहुत ज़्यादा है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। उसके बाद कहा जाता है कि गाड़ी के फिट एंड फिनिश में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे मैं स्लाइटली डिसएग्री करूँगा। गाड़ी के फिनिश में कोई इश्यू नहीं है, जो भी आप पार्ट्स देखोगे, इसका अलाइनमेंट देखोगे, इसमें कोई पैनल गैप्स नहीं है। एकदम सटल तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे कॉन्फ़िगर की गई है। लेकिन यहाँ के फिटिंग में मैं थोड़ा इश्यू नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है? फिनिशिंग में इश्यू नहीं है, बट फिटिंग में थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं। जैसे कि डैशबोर्ड में अगर आप उसको दबाओगे तो हल्का-सा वहाँ पे रैटल आपको फ़ील होगा। जो फिटिंग आपको रैपिड में, ऑक्टिविया में, सुपर्ब में मिलती थी, वो फिनिशिंग आपको स्लाविया में नहीं मिलती है। स्लाविया लोकली मैन्युफैक्चर होती है, तो येस ये हल्का-सा डाउनग्रेड है, बट लोगों ने उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि ये बहुत ही गया-गुज़रा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसका ओवरऑल इंटीरियर देखोगे, आपको बहुत ही प्रीमियम सा फ़ील आएगा, इसके मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी भी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। यहाँ पे लोगों का माइंडसेट का मैं एक इश्यू आपको बताना चाहूँगा। ये गाड़ी आती है 18 लाख से 22 लाख तक, मैं टॉप एंड की बात कर रहा हूँ, 1 लीटर और 1.5 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम 22 लाख की गाड़ी पकड़ के चलते हैं, लोगों को 22 लाख में फिट एंड फिनिश चाहिए, क्वालिटी मटेरियल चाहिए एकदम ऑडी वाला, वो तो मिलने नहीं वाला है। अगर आप थोड़ा अपना माइंड को 22 लाख के हिसाब से ट्यून करोगे, तो 22 लाख के हिसाब से इस गाड़ी के मटेरियल्स, इस गाड़ी का फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया है। इसमें कंप्लेंट करने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ऑडी से कंपेयर करोगे कि मुझे सारे फीचर्स, सारा क्वालिटी मटेरियल, फिट एंड फिनिश ऑडी का चाहिए 22 लाख में, तो वो तो आपको मिलने नहीं वाला है। क्या ये डील ब्रेकर है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी यहाँ पे पार्ट नहीं है जो कि बहुत ही हल्की क्वालिटी का हो। थोड़े बहुत स्लाइटली इश्यूज़ है, जो कि इस सेगमेंट के अगर आप गाड़ियों में देखोगे तो इससे भी ज़्यादा आपको फ़ील होगा। आप 22 लाख तक आप कोई भी किसी भी कंपनी की कोई भी सेगमेंट की गाड़ी उठा के देख लो, आपको वो फिट एंड फिनिश इस क्वालिटी का शायद नहीं मिलेगा। तो ये इश्यू आई डोंट थिंक कि डील ब्रेकर हो सकता है। फिट एंड फिनिशिंग का इश्यू है, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना इसको पोर्ट्रे किया गया था। अगर मैं इस गाड़ी में देखूँ तो जब मैं ये ग्लॉस ब्लैक का जो पार्ट है इसको मैं दबाऊँ तो थोड़ा-सा रैटल फ़ील होता है, ठीक है? इसमें अगर कुछ फिनिशिंग का इश्यू होता तो यहाँ पे मुझे एब्नॉर्मल पैनल गैप्स दिखते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो फिटिंग का हल्का-सा इश्यू है, ये क्वालिटी की वजह से, क्योंकि जो प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ये वो क्वालिटी के नहीं है जो रैपिड में यूज़ किए गए थे। तो थोड़ा-सा कॉस्ट कटिंग है, कॉस्ट कटिंग के चलते अपने को इतनी बड़ी गाड़ी इस रेंज में मिल रही है, हमको ये चीज़ भी कंसिडर करनी चाहिए। इसके बाद जो अगला इसमें पॉइंट था, उम, बाकी तो सारे ख़ैर छोटे-छोटे पॉइंट्स थे जो इतने कुछ बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, वो हर गाड़ी में आता है। अभी हमने बात किया इन सब इश्यूज़ के बारे में जो कि स्कोडा स्लाविया और वीडब्ल्यू वर्टस में आता है। लेकिन इसके साथ मेरा एक सवाल भी है, क्या ऐसे इश्यू दूसरे गाड़ियों के साथ नहीं आते हैं जो कि सेम प्राइस पॉइंट पे आती है? तो मैंने एक लिस्ट बनाया है और सेम मैंने रिसर्च किया है कि इनके जो यूज़र्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो क्या-क्या इश्यूज़ फ़ेस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टाटा और महिंद्रा की, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूज़र ने एक कॉमन इश्यू बोला है, वो है चलते-चलते इन गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर है, जो भी टच स्क्रीन है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ये कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। क्लस्टर पे कुछ भी डिटेल्स नहीं दिखती है, स्पीड, फ्यूल कुछ भी दिखता नहीं है, उनको गाड़ी को साइड को लेके स्टॉप करना पड़ता है, फिर रीस्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद ये स्क्रीन चालू होता है। अगर देखा जाए तो ये गाड़ियाँ इससे भी महँगी है, ऑलमोस्ट 30-35 लाख तक गाड़ियाँ जाती है और उसमें इश्यू बहुत ज़्यादा फेस किया जाता है। इसी के साथ अगर मैं होंडा की बात करूँ, होंडा एलिवेट की, तो इसमें जो रोड नॉइज़ है इसका इश्यू बहुत ज़्यादा लोगों ने फेस किया है। ये गाड़ी मैंने पर्सनली चला के देखी है, गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाईवेज़ पे इसका रोड नॉइज़ बहुत ही डिस्टर्ब करता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद फिर से मैं टाटा महिंद्रा की बात करूँ, तो जितने इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ इन गाड़ियों ने पिछले 2 साल में फेस किया है, शायद ही किसी दूसरे कंपनी के कस्टमर्स ने फेस किया होगा। हर दूसरी गाड़ी में इसमें इलेक्ट्रिकल इश्यू आता है। कुछ ना कुछ हमेशा इसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट निकलता ही रहता है और ये बहुत ही प्रोमिनेंट इश्यू है टाटा और महिंद्रा की कार्स के साथ में। उसके बाद इसी प्राइस पॉइंट में कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी आती है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, जिनमें बिल्ड क्वालिटी का बहुत बड़ा इश्यू आज के डेट में भी है। आप सोचिए, आप 20-22 लाख की गाड़ी ले रहे हो आपके फैमिली के लिए,
और सेफ्टी को लेके हमेशा उस गाड़ियों पे कंसर्न्स रहे हैं। तो ये भी चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए कि जो छोटे-मोटे इश्यूज़ है, क्या वो आपके फैमिली के सेफ्टी के ऊपर है। उसके बाद रैटलिंग इशू, मैंने कहा कि मैं खुद एक जीप कंपास ओन करता हूँ, उसमें रैटलिंग इश्यूज़ इससे तो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद है, फिर से मैं महिंद्रा की बात करूँगा, तो महिंद्रा के स्कॉर्पियो एन की। इसमें एक बहुत ही मेजर इशू हाइलाइट किया गया है, जो कि इसके फ्रंट एक्सल का है। 2 से 3 एक्सीडेंट ऐसे हुए थे और यूट्यूब में आपको उसके वीडियोज़ भी मिलेंगे, जिसमें फ्रंट एक्सल फेल्योर की वजह से काफ़ी बड़े-बड़े मेजर एक्सीडेंट्स हुए थे। तो ये इश्यूज़, ये छोटे-मोटे रैटलिंग इश्यूज़ से तो बहुत ही ज़्यादा है। ये डील ब्रेकर हो सकते हैं, ना कि ये छोटे-मोटे इश्यूज़। उसके बाद एक बड़ा इशू है रस्टिंग का। ये इशू मोस्टली फेस करते हैं टाटा के यूज़र्स, और बहुत सारे गाड़ियों में, स्पेशली मैं कोस्टल साइड में जाता हूँ, तो टाटा के गाड़ियों में रस्टिंग का इशू बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो इशू है, एक्सल इशू, रस्टिंग इशू, इलेक्ट्रिकल फेलियर इशू, ये इश्यूज़, ये छोटे-मोटे इश्यूज़ से काफ़ी बड़े हैं। तो आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर आपके लिए कोई चीज़ डील ब्रेकर है, तो क्या आप अपने लाइफ के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे 22 लाख की गाड़ियों को लेके। इश्यूज़ तो हर गाड़ी में आते हैं, लेकिन कौन से इश्यूज़ को आप झेल सकते हो और कौन से इशू लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, वो डिसीजन आपको करना है। अभी हम देखेंगे कि क्या आपको आज की डेट में स्कोडा स्लाविया कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ इश्यूज़ को। ईपीसी एरर बिल्कुल नहीं है। राइट साइड का वन टच अप एंड डाउन विंडो इशू है। 3 सिलेंडर का नॉइज़ इशू है। इंसुलेशन का इशू बिल्कुल नहीं है। एसी का इशू बहुत ज़्यादा है, डील ब्रेकर हो सकता है। ब्रेक रिलीज़ नॉइज़ इशू है। फिट एंड फिनिश में इशू बिल्कुल भी नहीं है। इश्यूज़ है, लेकिन ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बिल्कुल ही परफेक्टली बिठाया गया है। उसके बाद रैटलिंग नॉइज़, इसमें कुछ लोगों ने नोटिस किया था। खैर, रैटलिंग नॉइज़ और फिट एंड फिनिश को मैं लिंक करूँगा, ये उसी को लेके है। बट रैटलिंग इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप गाड़ी लेना ही छोड़ दो। आप इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ देखोगे, इससे बहुत ज़्यादा रैटल करती है। मैं जीप कंपास भी ओन करता हूँ, उसका रैटलिंग इससे काफ़ी ज़्यादा है, और वो प्री ओन्ड व्हीकल थी, मैंने 3 साल पुरानी गाड़ी ली है, वो बहुत ज़्यादा रैटल करती है। उतना इशू इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। मैं खास करके 1 लीटर इंजन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये 1 लीटर का इंजन है। आप अगर रैपिड से या फिर किसी भी ऑटोमेटिक कार से इसमें स्विच करते हो, तो इसके ट्यूनिंग को लेके आपको थोड़ी आपको प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आएगी। इसमें अगर आप देखोगे, जब भी आप ब्रेक रिलीज करते हो, इसमें 1 से 2 सेकंड का गैप है। इन शॉर्ट, मैं जब भी ब्रेक रिलीज करता हूँ, 1 से 2 सेकंड बाद ये गाड़ी सडनली आगे मूव करती है। तो आप अगर इसको फर्स्ट टाइम चला रहे हो, तो आपको ये ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। आप इसका अंदाज़ा लगा नहीं सकते हो। आपने ब्रेक तो रिलीज कर लिया है, गाड़ी मूव नहीं हो रही है, सडनली आपने एक्सीलेटर दबा दिया, तो आप परेशानी में फंस सकते हो। दूसरा, ये बहुत ही एग्रेसिवली मूव करती है। आपने ब्रेक पेडल से अपने पैर हटा दिया, मैं ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ, गाड़ी 1-2 सेकंड बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती है, और 2 सेकंड बाद एकदम से शूट कर जाती है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप गाड़ी शायद कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसका ट्यूनिंग बहुत ही एग्रेसिवली सेट किया गया है, और ये गाड़ी तुरंत मूव कर जाती है विथ लैग। तो ये थोड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप सोसाइटी में गाड़ी चलाते हो, तो थोड़ा इसका आप अंदाज़ा लगा लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ही आप क्राउडेड प्लेस पे गाड़ी चलाना, ये मैं रिकमेंड आपको करूँगा। ये इशू इस गाड़ी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं मानता हूँ। इतना लैग नहीं होना चाहिए, बट इसमें ये लैग है। ये सिर्फ आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक में जब आप गाड़ी चलाते हो, तब आपको ये प्रॉब्लम होगा, या फिर आप किसी ऐसे जगह से गाड़ी निकाल रहे हो डिवाइडर से, जहाँ से आपको क्विकली गाड़ी मूव करना है, आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि गाड़ी कब मूव होगी। 1-2 सेकंड का गैप लेती है, उसके बाद सडनली गाड़ी मूव करने लगती है। एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई, गाड़ी का अंदाज़ा लग गया, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम बहुत आएगी। यकीन मानिए, मैं पहले रैपिड चलाता था, रैपिड और मैं जीप कंपल्स चलाता हूँ। मैं 15 साल से ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन ये गाड़ी को लेके मैंने भी प्रॉब्लम फेस किए थे, और 2-3 बार कुछ एक्सीडेंट होते-होते मैंने गाड़ी को बचाया है। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, आप प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए। जब भी आप टेस्ट ड्राइव लोगे, इसका अंदाज़ा लगा लेना, और एक्चुअल परचेज़ के बाद वही माइंड में रख के आप गाड़ी चलाना। उसके बाद जब आप गाड़ी रिवर्स लेते हो, इसी ट्यूनिंग की वजह से आपको एक वाइब्रेशन सा फील होगा। वो भी सब ट्यूनिंग का खेल है, इसको बहुत एग्रेसिवली किया गया है। गाड़ी एकदम भागने के लिए एकदम तैयार रहती है, और उसको आप अगर बांध के रखते हो, तो गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाती है। तो ये इश्यूज गाड़ी में ट्यूनिंग के साथ है।
दूसरा कंसर्न है इसमें, जो लोग स्लाविया या फिर वर्टस लेना चाहते हैं, इसको माइलेज को लेके काफ़ी सारे डिस्कशंस है। कुछ लोग कहते हैं कि माइलेज बहुत ही अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि माइलेज बहुत ही ख़राब है। ये डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग कहाँ पे है। अगर आप मेजरली सिटीज़ में चलाते हो, मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे आप ट्रैफिक में चलाते हो, तो इसका माइलेज जो है वो आपको, अगर आप लाइट फुट गाड़ी चलाओगे तो आपको माइलेज इसको मिलेगा 8 टू 10 तक मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रैफिक है तो कभी-कभी ये 6 से 7 का भी माइलेज देती है। लेकिन आप इसको जैसे ही हाईवे पे लेके जाते हो, इसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आप यकीन मानिए, मैंने इसी गाड़ी पे मैंने पुणे टू मैंगलोर का ट्रिप किया था और मैंने 20 का एवरेज, पेट्रोल गाड़ी है, मैंने 20 का माइलेज इस गाड़ी से निकाला था। तो हाईवे पे इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है। अगर आप बहुत ही एग्रेसिवली चलाते हो हाईवे पे तो भी आपको 15-16 का माइलेज दे ही देगी। और आप लाइट फुट चलाते हो, आप ज़्यादा गाड़ी को रेव नहीं करते हो, आरपीएम आप कंट्रोल में रखते हो, तो आपको माइलेज 20 का भी देगी। 20 के ऊपर भी कुछ लोगों ने माइलेज निकाला है। तो हाईवे ड्राइविंग माइलेज बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही औसम है। सिटी ड्राइविंग में माइलेज का कंसर्न है, बट आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि जिस साइज़ की ये गाड़ी है, तो इतना माइलेज तो बनता ही है। उसके हिसाब से एक बार आपको गाड़ी का अंदाज़ा आ गया किस तरह से गाड़ी चलानी है, कितनी रेव करनी है, तो फिर आप अच्छा माइलेज सिटी में भी निकाल सकते हो। और ये गाड़ी का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, तो आप गाड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, गियर शिफ्ट अप एंड डाउन कर सकते हो और उससे भी आप माइलेज कंट्रोल कर सकते हो। जो चीज़ रैपिड में नहीं थी, यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है माइलेज के लिए। उसके बाद बात करते हैं इसके राइड एंड हैंडलिंग की। राइड एंड हैंडलिंग के मामले में ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। आपको शायद ही कोई गाड़ी इस सेगमेंट में इतना अच्छा राइड एंड हैंडलिंग आपको दे पाए। मैंने कॉर्नर्स पे 120 की स्पीड पे मैंने टर्न मारे, गाड़ी बिल्कुल हिली नहीं थी। बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है। इसका स्टीयरिंग बहुत अच्छे से ट्यून्ड है। बिल्कुल भी गाड़ी में बॉडी रोल नहीं है। 120 140 का स्पीड इस गाड़ी में फील ही नहीं होता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप इतनी तेज़ गाड़ी चलाएं, लेकिन हाँ, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी 120 140 तक बहुत ही स्टेबली चलती है। इसमें कॉर्नरिंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी आएगा नहीं। तो राइड एंड हैंडलिंग में गाड़ी को 10 आउट ऑफ 10 में देना चाहूँगा। इसको लेके आप बिल्कुल आँख बंद करके गाड़ी को ले सकते हैं। उसके बाद गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा मार्केट किया गया था कि सीडान है लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो रैपिड थी उसका ग्राउंड क्लियरेंस इससे कम था, लेकिन उसका व्हील बेस भी कम था। तो मुझे कभी किसी भी ब्रेकर पे गाड़ी नीचे से टच होती हुई दिखी नहीं। लेकिन ये गाड़ी जब से मैंने ली है 3 बार टच हुई है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ इसका व्हील बेस भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण गाड़ी कभी-कभी नीचे लगने के चांसेस होता है। आपका व्हील बेस जितना कम होगा, उतना गाड़ी क्विकली मूव करती है और नीचे लगने के चांसेस कम रहता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी कभी-कभी बड़े-बड़े ब्रेकर्स पे नीचे टकराती है। ये चीज़ आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा और एक बड़ा फैक्टर ये गाड़ी के पीछे, अगर आप स्लाविया या फिर वर्टस परचेस करना चाहते हो, अगर आपको इस गाड़ी को लॉन्ग टर्म रखना है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, गाड़ी बहुत ही अच्छे से चलती है। और इसका मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली दूसरे गाड़ियों से कम आता है। वो मैं आपको अगले वीडियो में कंपेयर करके बताऊंगा कैसे उसका कैलकुलेशन होता है। बट एक बड़ी चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, इन गाड़ियों को रीसेल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन अगर बताऊं, ये गाड़ी मैंने ली थी लगभग 18 लैक्स में। मैं आज के डेट पे, सिर्फ 3 महीना गाड़ी को हो चुका है, हार्डली 3 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं आज इस गाड़ी को बेचने जाऊंगा तो मुझे सिर्फ 13 लाख इस गाड़ी के मिलेंगे। ऑन द स्पॉट 5 लाख रुपए का मुझे घाटा झेलना पड़ेगा। तो इन गाड़ियों को रीसेल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए गाड़ी चाहिए तो इन गाड़ियों को प्लीज़ कंसिडर मत कीजिए। ये गाड़ियाँ सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है, जिनको ड्राइविंग में मज़ा आता है, जो कि एक सेफ गाड़ी लेना चाहता है अपने फैमिली के लिए, ये गाड़ी उनके लिए है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार इसको मिले हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप अपने सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों को देखोगे तो सेफ्टी के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये गाड़ी उनसे 2 कदम हमेशा आपको आगे ही मिलेगी। तो ये परफेक्ट फैमिली कार है। इसकी राइड एंड हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सेसरीज है जो कि आपको हमेशा अपने गाड़ी में रखना चाहिए। जिसमें सबसे पहला एक्सेसरी है ये एक सेफ्टी का हैमर। देखिए, इसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हो। आपके पास कोई भी गाड़ी हो, स्कोडा, मारुति, कोई भी गाड़ी हो, ये आपको हैमर हमेशा अपने गाड़ी में रखना चाहिए। जब भी इमरजेंसी आती है,
जहाँ पे आपके विंडोज़ नहीं खुलते, गाड़ी अंदर से लॉक होती है, सीट बेल्ट खुल नहीं पाता है, तो ये हैमर प्लस हैमर कम कटर है, ये आपको हमेशा इमरजेंसी में काम आएगा। आपके लिए नहीं, किसी और के लिए तो काम आ सकता है, तो हमेशा इसको अपनी गाड़ियों में रखिए। और दूसरा हम बात करें तो राइड और हैंडलिंग की। जब भी आप लॉन्ग टूर पे जाओगे तो आपके पास हमेशा एक टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए। गाड़ी में कभी भी गाड़ी पंक्चर हो सकती है, हवा कम हो सकती है, तो ये चीज़ आपको हमेशा साथ देगी इमरजेंसी में। मैंने रिसेंटली प्रॉब्लम फेस किया था जब मैं मैंगलोर की तरफ जा रहा था। वहाँ पे एक 20 किलोमीटर का रूट ऐसा है जहाँ पे कोई भी दुकान नहीं है, कोई भी पंक्चर नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे एक गाड़ी पंक्चर हुई थी और उनको, पूरी फैमिली थी वहाँ पे, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो अगर उनके पास इन्फ्लेटर होता तो खुद वो गाड़ी में हवा भर के वहाँ से निकल सकते थे। मैंने इसका लिंक यहाँ पे दिया है, आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। हवा भरना इसमें बहुत ही आसान है, ऑटोमेटिक तरीके से ये हवा भरता है और पोर्टेबल है, आप गाड़ी में किधर भी इसको आसानी से रख सकते हो, ज़्यादा इसका जगह भी नहीं लेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा, जिन लोग को एसी का इश्यू ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो ड्राइव एंड हैंडलिंग के लिए स्लाविया को लेना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गाड़ी को जितना हो सके कूल रखिए। तो मैंने एक विंडशील्ड के ऊपर डालने वाला एक पैड, मैंने आपको लिंक उसका दिया है, आप उसको परचेस कर सकते हो। आप जब भी गाड़ी पार्क करोगे, उसको आप अपने विंडशील्ड पे, फ्रंट विंडशील्ड पे डाल के रखना। ये काफ़ी हद तक कूलिंग मेंटेन करता है, जिसके चलते गाड़ी अंदर से आपकी ठंडी रहेगी, तो आपको एसी का इतना आपको प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसमें जो फिट एंड फिनिशिंग का इशू है, जैसे कि मैंने कहा कि इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, इसके जो ग्लॉस ब्लैक वाले जो पार्ट है इंटीरियर में, ये बहुत ही जल्दी इस पे स्टेन लग जाता है, बहुत ही जल्दी ये गंदे दिखने लगते हैं। हालांकि क्लीन करने के बाद फिर से उसमें वही लुक आता है, तो इसको आपको हमेशा क्लीन करते रहना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये जो मैंने आपको स्पॉन्ज दिए हैं, ये जो पिक्स देख रहे हो, हार्डली 150-200 रुपये की चीज़ है, इसमें आपको 4 स्पॉन्ज आएंगे। ये जितने भी आपके इंटीरियर के डैशबोर्ड हो गया, स्क्रीन हो गया, उसको क्लीनिंग करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हो। दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू स्कोडा स्लाविया, आप किसी भी गाड़ी के लिए इंटीरियर क्लीनिंग के लिए इसको परचेस कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जो आपको कंसिडर करना चाहिए स्कोडा या फिर वर्टस लेने से पहले। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस है, आप और कुछ टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो भी मैंने आपको एक्सेसरीज़ बताई है, वो प्लीज़ आप एक बार लिंक में जाके चेक कर लेना, किसी भी गाड़ी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और आप स्पेशली स्कोडा स्लाविया या फिर वर्टस लेना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा ये 7D मैट, क्योंकि गाड़ी में कचरा बहुत ही ज़्यादा जमा होता है और आप देख के आपका मूड पूरा ख़राब हो जाएगा, इतनी जल्दी गाड़ी गंदी हो जाती है। तो आप ये 7D मैट परचेस कर सकते हो। आप 18 लाख 20-22 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो ये 4-5 हज़ार की चीज़ तो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। इसमें आपकी गाड़ी का इंटीरियर का लुक भी ज़्यादा प्रीमियम दिखेगा और ये कॉम्प्लीमेंट करता है ओवरऑल डैशबोर्ड के कलर के साथ। तो ये एक मस्ट हैव एक्सेसरी है जो कि आपको परचेस करना ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड रिश्तेदार अगर स्कोडा की गाड़ियाँ लेने की प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हो, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज़ दोस्त सीट बेल्ट लगाना मत भूलना, और अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।